पिछले सेशन में हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में समझा था, साथ ही हमने अंक गणित की आधारभूत प्रमेय को भी जाना था। अब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत हम सब बेसिक क्वेश्चंस से करेंगे और ये आगे एडवांस लेवल तक बढ़ता चला जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हम सब बचपन से ही अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका पढ़ते आ रहे हैं। आप 140 और 156 का अभाज्य गुणनखंड आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन क्या अगर आपको बड़े नंबर दे दिए जाएं तो उनका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे? जैसे इसी नंबर का अभाज्य गुणनखंड निकालने में आपको घंटों लग जाएंगे। हो सकता है कि 3-4 घंटे में भी आप इसका गुणनखंड न निकाल पाएं। विश्वास नहीं होता तो एक बार कोशिश करके देख लीजिए। तो हम सब इस सेशन में कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में कैसे अभाज्य गुणनखंड निकाला जा सकता है। इस एग्जाम्पल को हमने पहले सेशन में देखा था। चलिए 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ 140 को 2 और 70 में तोड़ सकते हैं, फिर 70 को 2 और 35 में तोड़ सकते हैं। अब की बार 35 को 5 और 7 में तोड़ेंगे। इसी को ट्री मेथड बोला जाता है। इसे हम ऐसे भी लिखकर बना सकते हैं, यानी 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 हो जाएगा। बस ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है। ध्यान दे 140 के सभी गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इसे अभाज्य गुणनखंड विधि कहा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल 156 है, इसे देखते हैं। इसे 2 और 78 में तोड़ेंगे, फिर 78 को 2 और 39 में तोड़ेंगे, फिर से 39 को 3 और 13 में तोड़ेंगे और इस तरह हम इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। चलिए तीसरा एग्जाम्पल 3825 को सॉल्व करते हैं। अब नंबर थोड़ा बड़ा हो गया है तो अब थोड़ा सावधानी से काम करेंगे। हम इसे पहले 2 से भाग देंगे। चूंकि लास्ट वाला डिजिट 5 है यानी ऑड है, इसलिए यह 2 से नहीं कटेगा। यानी अगर लास्ट डिजिट 1 3 5 7 9 हो तो वह 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से चेक करेंगे। कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर दिया गया हो, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम इसके सारे के सारे डिजिट्स को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद हमें 18 मिला है। अब 18 3 से 6 बार में पूरी तरह से कट जाता है, तो बस समझ जाइए कि 3825 भी 3 से पूरी तरह से कटेगा ही कटेगा। 3 से 3 एक बार में कट जाएगा, फिर 8 2 बार में कटेगा और 2 शेषफल बच जाएगा। यानी अगला नंबर 22 हो जाएगा, जो 3 से 7 बार में कटेगा और 1 बच जाएगा। यानी अगला नंबर 15 हो जाएगा, जो 5 बार में कट जाएगा। अब फिर से वही सवाल, अब की बार 1275 को किस नंबर से काटा जाए? तो फिर से हम इसके पूरे अंकों को जोड़ेंगे और जोड़ने पर 15 मिलेगा। जाहिर सी बात है 15 3 से पूरी तरह से कट जाता है, यानी 1275 भी 3 से कटेगा। तो 4 बार में 12 कट जाएगा, 2 बार में 7 कटेगा और 1 बच जाएगा। यानी लास्ट में 15 मिल रहा है, जो 5 बार में कट जाएगा। फिर से वही सवाल, अब 425 किस से कटेगा? तो इन अंकों को जोड़ने पर 11 मिल रहा है, जो 3 से नहीं कटेगा। यानी हम अब अगला नंबर लेकर जांच करेंगे। तो जाहिर सी बात है 425 में लास्ट में 5 है, यानी यह 5 से पूरी तरह से कटेगा। एक चीज याद रखिएगा, अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरह से कटती है। तो 42 8 बार में कटेगा और 2 बचेगा, यानी अगला नंबर 25 हो जाएगा और 25 5 बार में कट जाएगा। अब 85 को भी 5 से ही भाग देंगे, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, यानी 85 5 से कटेगा। तो आप देख सकते हैं कि 17 पचे 85 होता है, यानी 3825 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 हो जाएगा। तो अब मामला थोड़ा और गंभीर बनाते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि इनका अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? तो अभाज्य गुणनखंड आप बाद में निकालिएगा। पहले ये बताइए कि इनमें से भाज्य और अभाज्य संख्या कौन कौन है। अब हम ये सवाल आपसे क्यों पूछ रहे हैं? मान लीजिए कि जिस संख्या का आप अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं वह खुद ही अभाज्य हो, तब तो आपको बहुत सारी अभाज्य संख्याओं को लेकर जांच करनी पड़ेगी, जो 2 से शुरू होगी और आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ तरीके हैं जिससे चीजों को आसान किया जा सकता है। यानी अब हम सीखेंगे कि कैसे भाज्य और अभाज्य संख्याओं को पहचानते हैं और कैसे कम से कम समय में बड़ी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकाला जा सकता है। दाईं तरफ की सभी संख्याएं अभाज्य हैं, यानी इनका कोई गुणनखंड नहीं मिलेगा, और बाएं तरफ की सभी संख्याएं भाज्य हैं। तो हम एक भाज्य संख्या को ले लेते हैं। चलिए 15423 को ले लेते हैं। अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसका लास्ट डिजिट 3 है, यानी विषम संख्या है, यानी यह 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से चेक करेंगे। फिर से हम वही पहले वाला ट्रिक अपनाएंगे, यानी हम सभी डिजिट्स को ऐड करेंगे और हमें 15 मिलेगा, जो 3 से कट जाएगा। यानी 15423 3 से कटेगा। 3 से काटने पर 5141 मिलेगा, यानी 5141 मिलेगा। फिर से हम इन चारों अंकों को जोड़ेंगे और 11 मिलेगा। 11 3 से नहीं कटता है, इसलिए 5141 भी 3 से नहीं कटेगा।
5141 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट डिजिट 1 है। यानी अब हमें 5 से आगे आने वाले सभी अभाज्य संख्याओं को लेकर जांच करनी पड़ेगी कि किस संख्या से 5141 कट रहा है। यहाँ हमने पूरा का पूरा लिस्ट ही ले लिया है जो बताता है कि 5141 किन किन संख्याओं से पूरी तरह से कट रहा है। यहाँ 5141 3 से पूरी तरह से नहीं कट रहा है क्योंकि 5141 को 3 से भाग देने के बाद जो संख्या मिली है वह डेसिमल में है, यानी भाग देने के बाद कुछ न कुछ शेषफल के रूप में मिला है, यानी 3 फेल हो गया है। फिर 5 से भाग दिया गया है और चूंकि 5141 का लास्ट डिजिट 1 है इसलिए 5 से भाग देना भी फेल हो गया है। वैसे ही हमने 7 से 11 से 13 से यानी एक एक करके जितनी भी अभाज्य संख्याएं आती हैं उन सभी से 5141 को भाग दिया है और हर बार रिजल्ट फेल ही मिला है। जांच करते करते हम आए हैं 53 के पास और यहाँ हम पाते हैं कि 53 से 5141 पूरी तरह से कट रहा है क्योंकि हमें डेसिमल के बाद कोई भी अंक नहीं मिला है, यानी यहाँ हमें सक्सेस मिल गया है। अब ध्यान दे तो 53 अभाज्य गुणनखंड तो है ही, साथ में 97 भी अभाज्य ही है। आप इसे खुद से चेक कर सकते हैं। 97 किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आता है, यानी हमने 53 से 5141 में भाग दिया है और 97 मिला है। अब 97 का गुणनखंड नहीं हो सकता, यानी 15423 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 53 गुना 97 हो जाएगा। अभी अभी आपने देखा कि 15423 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमने एक लंबा लिस्ट तैयार किया था। यकीन मानिए ये लिस्ट बहुत ही छोटा है, हमें इससे भी बड़ी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ सकता है और उस वक्त जो लिस्ट आप तैयार करेंगे उसे तैयार करने में 5-6 घंटे भी लग सकते हैं। जैसे यहाँ हमने 85,65,839 के अभाज्य गुणनखंड के जांच का एक लिस्ट तैयार किया है, बस इसे एक बार देखिए। आप देख सकते हैं कि हमने हजारों अभाज्य संख्याओं को चेक किया है और सबके सब फेल हो गए हैं। बस इसी लास्ट स्टेप में जो संख्या मिली है वही एक अभाज्य संख्या है जिससे कि हमारी दी गई संख्या कट रही है, यानी यहाँ जाकर हमें सक्सेस मिला है। तो क्या हमें भी इतने स्टेप्स को जांच करना पड़ेगा? सच कहूँ तो हाँ, यही सच है और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन कुछ तरीके हैं जिसको समझकर आप इस अभाज्य गुणनखंड को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसे समझते हैं। अभी अभी हमने 15423 के अभाज्य गुणनखंड को देखा था, अब हम इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालेंगे। हम वर्गमूल क्यों निकाल रहे हैं इस चीज को भी अभी हम समझेंगे। पहले वर्गमूल निकाल लेते हैं। वर्गमूल निकालने का तरीका 8th क्लास तक ही सीख लिया जाता है, तो आपको तो याद ही होगा कि कैसे वर्गमूल निकाला जाता है, और याद नहीं भी है तो हम इसे साथ में निकालेंगे। सबसे पहले 15423 के भीतर जितने डिजिट्स हैं हम उन्हें 2-2 के पेयर में रखते हैं और शुरुआत लास्ट डिजिट के तरफ से करते हैं, यानी 23 के ऊपर एक लाइन बनाएंगे और 54 के ऊपर भी एक लाइन, फिर 1 बचा हुआ है। चूंकि यह अकेला है इसलिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। ध्यान दें, शुरुआत से जोड़े नहीं बनाने होते हैं, यानी आप 15 को एक जोड़े में नहीं रख सकते हैं और फिर 42 को एक दूसरे जोड़े में नहीं रख सकते, यह गलत हो जाएगा, आपका आंसर बिल्कुल गलत मिलेगा। अब हम बाएं से दाएं तरफ भाग की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। यहाँ पहली संख्या 1 है क्योंकि 54 दूसरी और 23 तीसरी संख्या हो जाएगी, यानी हम 1 को पहले भाग देंगे। अब सवाल यह है कि किस संख्या से 1 को भाग दिया जाए। यहाँ एक चीज और ध्यान दें, जिस संख्या से 1 में भाग देंगे वही संख्या यहाँ ऊपर भी लिखी जाती है और फिर इन दोनों को गुना करते हैं और जो गुना करने के बाद मिलता है उसी संख्या को 1 में से घटाते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ 1 को लिया, फिर ऊपर भी 1 ही लिया और 1 में 1 से गुना करने पर 1 ही मिलता है, जो कि यहाँ दिए गए 1 के बराबर है। यानी यहाँ जो 1 मिलेगा वह हमेशा ऊपर वाले इस संख्या के बराबर या इससे कम होना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे हम भाग की प्रक्रिया में करते हैं, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 मिलेगा। अब हम अगले पेयर यानी 54 को यहाँ लिखेंगे। फिर से वही सवाल, अब हम क्या करें? तो हम फिर से उसी प्रोसेस को दोहराएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अब की बार किस नंबर से भाग दिया जाए। तो इसमें भी कुछ खास नहीं करना है, बस इस 1 का 2 गुना यहाँ लिख लीजिए। यहाँ 1 का 2 गुना 2 होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इस 1 में इसी 1 को जोड़ दीजिए और फिर से हमें 2 ही मिलता है। अब यहाँ हमने 2 के दाहिने तरफ जगह छोड़ा है जिसमें हम एक दूसरी संख्या रखते हैं, तो यहाँ आप 1 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं,
5 भी रख सकते हैं और 7 भी रख सकते हैं। यानी अब हमें चुनना है कि यहाँ कौन सी संख्या रखा जाए, और वही संख्या ऊपर भी रखनी होगी। जैसे अगर यहाँ 3 रखते हैं तो ऊपर भी 3 ही रखेंगे। यहाँ आपको हर एक स्टेप को अच्छे से समझना होगा, वरना आप मिस्टेक करेंगे और आंसर गलत मिलेगा। तो जैसे जैसे बताया जा रहा है हर उस स्टेप को अच्छे से पकड़िएगा। अब इस 3 से इस पूरे नंबर यानी 23 में गुना करते हैं और हमें 69 मिलेगा, जो कि 54 से बड़ा है। यानी 54 में से 69 को घटा नहीं पाएंगे, यानी हम 3 को नहीं ले सकते। यानी हम 3 से एक अंक कम 2 को लेंगे, तो यहाँ ऊपर भी 2 को ही लेना पड़ेगा। अब 2 से 22 में गुना करेंगे तो 44 मिलेगा, और 54 में से 44 को घटाएंगे तो 10 मिलेगा। अब क्या करें? अब यहाँ हमें 22 मिला है, जिसमें हमने 2 को अपनी तरफ से रखा था। यानी अब की बार भी हम 2 को ही इसमें जोड़ेंगे और हमें 24 मिलेगा। यानी हमने पता कर लिया कि अब की बार किस नंबर से भाग देना है। अब हम ऊपर वाले 23 को यहाँ रखेंगे, यानी हमें अब 1023 मिलता है। फिर से वही सवाल, हम 24 के बगल में क्या रखें कि उसी संख्या से इसमें गुना करने पर 1023 मिले या उससे कम मिले। तो हम यहाँ 4 रखेंगे, यानी हम ऊपर भी 4 लिखेंगे, और 4 से 244 में गुना करने पर 976 मिलेगा। अब 1023 में 976 घटाएंगे तो वह 47 से बड़ा ही होगा। यहाँ हमें 47 बल्कि 2039 से छोटी कोई भी संख्या 4201 को भाग दे ही नहीं सकती। भाग की प्रक्रिया को आगे भी जारी रखेंगे। हाँ, फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब हमें डेसिमल में नंबर मिलेंगे। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है। यहाँ हमने शुरू में 1 लिखा था और इसमें 1 जोड़ा था, फिर हमने 2 लिया था और इसमें भी 2 जोड़ा था। यानी अब की बार हमने 4 लिया है तो 4 भी जोड़ना पड़ेगा और हमें 248 मिलेगा। हम यहाँ स्पेस छोड़ देंगे ताकि दूसरा डिजिट रखा जा सके। यहाँ 248 के दाहिने तरफ आप कुछ भी रखेंगे तो वह 47 से बड़ा ही होगा। यानी अब हम 47 के बगल में 2 जीरो लगाएंगे। ध्यान दें, भाग की साधारण प्रक्रिया में हम एक ही जीरो लगाते हैं, लेकिन यहाँ हम 2 जीरो लगाए हैं क्योंकि हम स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकाल रहे हैं। और जैसे ही हम यहाँ 2 जीरो लगाएंगे ऊपर एक डेसिमल लग जाएगा। एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ आपको आगे और डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा करना गलत हो जाएगा। यानी जैसे भाग की प्रक्रिया में एक ही बार डेसिमल लगाया जाता है, ठीक वैसे ही इसमें भी। यानी अब 248 के बगल में क्या रखे कि उसी संख्या से इसमें गुना किया जाए तो वह 4700 के बराबर या उससे कम हो जाए। तो हम यहाँ 1 रखेंगे, क्योंकि 2 रखेंगे तो हमें 4700 से बड़ा नंबर मिल जाएगा, जो कि 4700 में से घट नहीं पाएगा। यानी ऊपर भी हमें 1 लिखना होगा, और 1 से 2481 में गुना करने पर वही मिलेगा। इसे हम 4700 में से घटा लेंगे। अब हम आगे इस प्रक्रिया को नहीं करेंगे, क्योंकि अब जो भी स्क्वायर रूट मिलेगा वह डेसिमल में ही होगा। यानी यहाँ हमें स्क्वायर रूट 124.1 मिला है। यानी हमें स्क्वायर रूट तो मिल गया, लेकिन इससे फायदा क्या है? तो यहाँ हमें 124.1 मिला है। इसका मतलब यह है कि हम जब 15,423 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हम सिर्फ 124 तक के अंकों को ही चेक करेंगे। यानी 124 के भीतर जितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी हम उन सभी को चेक करेंगे। जैसे आप देख भी सकते हैं कि हमें 2 अभाज्य गुणनखंड 53 और 97 मिला था, जो कि 124 से छोटा ही है। यानी हमें 15,423 के अभाज्य गुणनखंडों को निकालने के लिए सभी संख्याओं को एक एक करके चेक करने की जरूरत नहीं है। हम बस 15,423 का स्क्वायर रूट निकालेंगे और इस स्क्वायर रूट से छोटी जितनी अभाज्य संख्याएं होंगी हम सिर्फ उन्हीं को जांच करेंगे। इस चीज को हम एक और बड़ा नंबर लेकर समझेंगे, और यह भी समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि हमें सिर्फ स्क्वायर रूट के भीतर के अभाज्य संख्याओं को ही जांच करना पड़ता है। तो यहाँ हमने 85,65,839 ले लिया है, और साथ ही हमने पहले से ही इसका वर्गमूल भी निकाल लिया है, जो कि 2926.7454 लगभग है। यानी अगर हमें इस नंबर के अभाज्य गुणनखंडों का पता करना है तो हमें कम से कम 2926 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का जांच करना पड़ेगा। तो चलिए इसे जांच करते हैं। यह संख्या 2 से नहीं कटेगी क्योंकि लास्ट में 9 है, जो कि विषम है। अब 3 से देखते हैं। हम इसके सभी डिजिट्स को जोड़ेंगे और हमें 44 मिलेगा। 44 3 से नहीं कटता है, यानी यह 3 से भी नहीं कटेगी। अगर 44 बड़ा लग रहा है तो आप फिर से 44 के डिजिट्स को जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, वह भी 3 से नहीं कटता है। यह एक ट्रिक है जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, यह 5 से कटेगी? नहीं।
क्योंकि लास्ट में 9 है। कोई भी संख्या 5 से तभी कटती है जब लास्ट में 0 या 5 हो। यानी अब हमें आगे के डिजिट्स का भी पता करना होगा। यहाँ हमने एक लिस्ट ले लिया है। यहाँ हमने 7 से इस संख्या को भाग दिया है तो भागफल डेसिमल में मिला है, यानी यह संख्या 7 से नहीं कटेगी। 11 और 13 से भी भाग देने पर भागफल डेसिमल में ही मिला है, यानी इन दोनों नंबर से भी यह संख्या नहीं कटेगी। फिर हमने आगे भी कई अभाज्य संख्याओं को लेकर जांच किया है जो कि सब के सब फेल हो गए हैं, यानी हम और आगे जांच करेंगे। तो हम आगे भी जांच करते चले गए हैं और हर बार फेल हुए हैं। चलते चलते हम 2039 तक जांच किए हैं और यहाँ जाकर हमें पता चला है कि 2039 से हमारी संख्या पूरी तरह से कट जाएगी, यानी हमारी लिस्ट कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई है। यानी हमने 7 से शुरू किया और 2039 तक चले गए। इसके बीच के किसी भी नंबर से 85,65,839 नहीं कट रहा है और हमें सक्सेस 2039 पर जाकर मिला है, यानी हमें एक अभाज्य गुणनखंड 2039 मिल गया। अब दूसरी संख्या 4201 मिली है, यानी अब हम इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। लेकिन क्या लगता है 4201 भाज्य है या अभाज्य? चलिए इसे भी पता करते हैं। मान लेते हैं कि इसका एक गुणनखंड 2 है, यानी एक दूसरा गुणनखंड भी मिलेगा। इसका मतलब यह है कि 2 इस पूरे नंबर को भी भाग देगा, लेकिन हमने अभी देखा था कि 2 तो इसे भाग दे ही नहीं सकता, बल्कि 239 के नीचे का कोई भी संख्या इस पूरे नंबर को भाग दे ही नहीं सकता। यानी 4201 का सबसे छोटा गुणनखंड अगर कोई हो सकता है तो वह 2039 ही होगा। इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। कोई भी संख्या जो 4201 को भाग देगी वह 85,65,839 को भी भाग देगी। इसे समझना बिल्कुल आसान है। यानी 4201 का पहला गुणनखंड कम से कम 2039 होगा, यानी इसका दूसरा गुणनखंड कम से कम 2 को भी मानेंगे तो दोनों मिलकर 4201 के करीब पहुंच जाएंगे। तो सोचिए, अगर 2 की जगह पर 3 ले लेंगे तब तो हमें जो गुणनफल मिलेगा वह 4201 से बहुत बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 4201 भी एक अभाज्य संख्या ही है। यानी हमें पहला गुणनखंड 2039 मिला है। अब हम चेक करेंगे कि क्या सच में 4201 अभाज्य है। यानी हम यह जानेंगे कि कोई भी संख्या भाज्य है या अभाज्य पता कैसे किया जाता है। तो फिर से हम 4201 का स्क्वायर रूट निकालेंगे जो कि लगभग 64.81 होगा। अब हम 64 के नीचे के सभी अभाज्य संख्याओं को चेक करेंगे कि किन किन से 4201 पूरी तरह से कट रहा है। तो यह 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट डिजिट 1 है। 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इनके डिजिट्स को जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा। 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 या 5 नहीं है। यानी अब हम 7 से 64 तक के सभी नंबर्स को चेक करेंगे। यहाँ हमने पूरा का पूरा लिस्ट ले लिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि सबके सब फेल हो गए हैं। यहाँ हमने 62, 63 और 64 का जांच नहीं किया है क्योंकि ये तीनों भाज्य संख्याएं हैं। यानी 64 के भीतर कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे कि 4201 में भाग लग सके। और बस हम इसी तरह से जांच करते हैं कि कोई भी संख्या भाज्य है या अभाज्य। यानी अगर 64 के भीतर के सभी संख्याओं से 4201 नहीं कट पाता है तो हम समझ जाएंगे कि 4201 एक अभाज्य संख्या है, यानी 4201 दूसरा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। चलिए अब हम यह भी जान लेते हैं कि 64 तक के अभाज्य संख्याओं को ही सिर्फ जांच क्यों करना पड़ता है। इससे आगे के संख्याओं को जांच करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती। यानी अगर आप इस चीज को समझ गए तो आप किसी भी संख्या को जांच कर सकते हैं कि वह भाज्य है या अभाज्य। हमने यहाँ 64 को 4-5 बार ले लिया है। अब एक काम करते हैं, हम एक और संख्या लेते हैं जो 64 से बड़ी हो, जैसे 66। इन दोनों को गुना करेंगे तो 42 और 24 मिलेगा, जो कि हमारी दी गई संख्या 4201 से बड़ी है। अब की बार हम 64 से छोटी संख्या 50 लेंगे। ध्यान दें, 50 को हमने पहले ही देख लिया था कि वह 7 और 64 के लिस्ट के बीच में ही था, यानी फेल हो गया था। अब की बार हम एक और बड़ी संख्या 80 लेंगे, यानी हमें दूसरी संख्या घटानी होगी ताकि गुणनफल 4201 के आसपास ही रहे, बड़ा न हो जाए। अगर हम 100 लेंगे तो हमें 6400 मिलेगा जो कि 4201 से बहुत बड़ा है। अब आप देख सकते हैं कि 4201 से 6400 बहुत बड़ा है, यानी दूसरी संख्या हमें और छोटी लेनी पड़ेगी। तो हमने 42 ले लिया है। अब आप देखें तो हम दूसरी तरफ के संख्याओं को बढ़ा रहे हैं तो इस बॉक्स के भीतर की संख्याएं घट रही हैं, यानी वे हमेशा 64 के भीतर ही रह रही हैं। यानी हम जब किसी संख्या का गुणनखंड करते हैं तो हमें 2 संख्याएं मिलती हैं। ठीक वही केस यहाँ भी है। हमने 2 गुणनखंड लिए हैं
और एक गुणनखंड हमेशा 64 से कम ही हो रहा है, यानी आप 64 से बड़ी संख्या भी ले सकते हैं, लेकिन दूसरा गुणनखंड तो हमेशा 64 से छोटा ही होगा। यानी हमें सिर्फ 64 तक के गुणनखंडों का ही पता करना होगा। इसी से पता चल जाएगा कि दी गई संख्या भाज्य है या अभाज्य, और अगर वह संख्या भाज्य हुई तो उसका गुणनखंड 64 के भीतर ही होगा। तो सवाल यह है कि क्या हमें इतनी सारी संख्याओं को जांच करना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए? तो आंसर है हाँ, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन एग्जाम में इतने कठिन सवाल नहीं पूछे जाते हैं। एग्जाम 3 घंटे का होता है और आपको इस एक सवाल को बनाने में ही 3 घंटे से ज्यादा समय लग जाएगा। वास्तव में एग्जाम पेपर सेट करने वाले से भी यह सवाल 3 घंटे से कम समय में नहीं बन पाएगा, कोई भी नहीं बना सकता। देयर इज नो शॉर्टकट। तो सवाल है कि रियल लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम होगी चीजों को भाग देने में। अगर इस प्रक्रिया से हम चीजों को बांटे तो कई दिन लग जाएंगे। तो हम रियल लाइफ में इतना सीरियस डिवीजन नहीं करते हैं। जैसे मान लो 85,65,839 को 100 भाग में बांटना है, तो हम इसे डायरेक्ट भाग दे देते हैं, हमें डेसिमल में नंबर मिल जाते हैं, यानी हमें पता चल जाता है कि एक आदमी को कितना हिस्सा मिलेगा। तो इसके लिए हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने की जरूरत नहीं होती है। तो बस यही था अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में। तो बस इसी तरीके से किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। चलिए इसे यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में।